आशा अपने पति रमेश और बेटी मीना के साथ रहती थी। वह अपने परिवार का भरण पोषण घरों में काम करके किया करती थी। वो घर घर जाकर बर्तन झाड़ू पोंछा किया करती थी। रमेश एक पियक्कड़ आदमी था जो कि आशा को मारता था। एक दिन आशा को पता चलता है कि रमेश ने दूसरी शादी कर ली है। रमेश, मुझे पता चला है कि तुमने दूसरी शादी कर ली है। मेरे होते हुए तुमने दूसरी शादी कैसे कर ली? मेरा और मीना का क्या होगा? कर ली है तो क्या हुआ? तेरे पास तो अब मेरे को देने के लिए कुछ है नहीं। कमाती कम है और खर्चे ज्यादा हैं। जो दूसरे वाली है वो एक अमीर घर से है। वो मुझको दारू पीने के लिए बहुत सारे पैसे देगी। तेरे पास तो मेरी दारू के लिए पैसे भी नहीं होते, तो मैं तो वहीं जाऊंगा ना। अच्छा, तूने दारू पीने के लिए दूसरी शादी की है? हाय रे, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। कैसा पियक्कड़ आदमी पल्ले पड़ गया है मेरे। हाँ, मुझे तो दारू पीने के लिए पैसे चाहिए बस। तू दे चाहे वो दे, जो भी दे, मैं तो उसी के साथ रहूंगा। ठीक है, तू उसी के साथ ही रह। मुझे तेरे साथ नहीं रहना। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। रमेश को बुरा लगता है और वह आशा को जोरदार थप्पड़ मारता है। आशा अपनी बेटी को लेकर घर से निकल जाती है। आशा अपनी बेटी मीना को लेकर जहाँ काम करती है वहाँ पहुँचती है। वहाँ उसकी मालकिन बहुत अच्छे स्वभाव की होती है। मालकिन, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। कहाँ जाऊं इस छोटी सी बेटी को लेकर? तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तू मेरे यहाँ काम करती है तो एक छोटा सा कमरा यहीं पर है, उसमें रह ले और घर का काम कर। मैं तुझे 2 वक्त की रोटी और कुछ पैसे दे दिया करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब आपका। आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब आशा सुनीता के घर में ही रहने लगी और उसके घर पर सारा काम करती थी। मीना पढ़ने में अच्छी थी। वह पढ़ती रहती थी। कभी कभी आशा की तबीयत खराब होती तो मीना अपनी माँ की मदद भी कर दिया करती थी, तो सुनीता उसको मना कर देती थी। कहती, बेटा तुम अपनी पढ़ाई करो, घर के कामों में मत पड़ो। धीरे धीरे मीना की पढ़ाई कंप्लीट हो गई और वह पूरे स्कूल में प्रथम आई। जब मीना ने यह सब अपनी माँ को बताया तो वो बहुत खुश हुई। बेटा, तूने आज मेरा नाम रोशन कर दिया। बेकार परिस्थितियों में भी तूने इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई की और फर्स्ट क्लास से पास हुई। मुझे तुझ पर गर्व है। बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए तो मैं तेरे हाथ पीले कर दूं और गंगा नहा लूं। माँ, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अभी पढ़ना है। बेटा, पढ़ाई तो तेरी हो चुकी है। पढ़ना है मुझे, इस समाज के लिए कुछ करना है। तुम्हारे साथ जो हुआ मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। अगर हमारे पापा हमारे साथ होते तो हमारी लाइफ कुछ और होती। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ, जिससे मैं समाज में होने वाले अपराधों को हटा सकूं। इस समाज की सोच को बदल सकूं कि एक काम वाली की बेटी कुछ नहीं कर सकती। मैं आपका सिर ऊंचा करना चाहती हूँ। अच्छा बेटा, शादी तो तुम्हें करनी होगी ना? माँ, समय आने पर शादी भी कर लूंगी, पर ऐसे इंसान से करूंगी जो मुझे सिर्फ एक औरत समझे, अपने पाँव की जूती न समझे। मीना लगन लगा के पढ़ने में लग जाती है। एक दिन आशा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और मीना उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर का कहना होता है कि आशा को अब काम न करने दिया जाए और उसको आराम की सख्त जरूरत है। मम्मी, अब आप काम नहीं करेंगी तो बेटा घर कैसे चलेगा? अब मैं काम करूंगी। नहीं बेटा, तुम्हें आगे पढ़ना है। मैं तुम्हारी पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं चाहती। तुम्हें आगे बढ़ना है। ठीक है ना, मैं पढ़ाई भी करूंगी और काम भी करूंगी। मीना काम की तलाश में निकल जाती है और उसे एक कंपनी में जॉब मिल जाती है। मीना कंपनी में जॉब करती थी, पर उसके बॉस की मीना की तरफ नजर अच्छी नहीं थी। पर फिर भी मीना दिन में कंपनी में जॉब करती और रात को पढ़ाई करती। कुछ समय बाद मीना की पढ़ाई रंग लाई और उसने IAS का पेपर क्लियर कर लिया और इंटरव्यू में तो वो जैसे छा ही गई। उसका इंटरव्यू इतना अच्छा था कि उसको सिलेक्ट कर लिया गया। अब मीना एक IAS ऑफिसर बन गई। जब वो आशा के सामने आई तो आशा रो पड़ी। बेटी, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। आज अपने हुनर और लगन से तुमने एक खिताब हासिल किया है जो काबिले तारीफ है। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। आज तूने साबित कर दिया कि बेटा ही सब कुछ नहीं है,
बेटी भी हमारा नाम रोशन कर सकती है। माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो तुम्हारी मेहनत और विश्वास की वजह से ही हूँ। तुम ही मेरी प्रेरणा हो और तुम ही मेरी मंजिल हो। तुम्हारे साथ के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। इस तरह मीना के चर्चे पूरे शहर में होने लगे। उसका नाम अखबारों में छप गया। जब उसके पिता ने उसका नाम अखबार में देखा तो वह आशा से मिलने आया। आशा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था। बेटी को एक बोझ समझा था कि वो कुछ नहीं कर सकती, पर आज मेरी बेटी IAS ऑफिसर बन गई है। इतने सालों तक तुम कहाँ थे? मेरी बेटी अपनी मेहनत से IAS ऑफिसर बनी है। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ, अपनी अमीर बाप की बेटी के पास जाओ। तुम आज क्यों आए हो हमारे पास? क्या उसने पैसे देना बंद कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समय बाद मैंने उसे छोड़ दिया था। पहले तुमने मुझे छोड़ा, आज उसको छोड़ दिया, कल को फिर तुम मुझे छोड़ दोगे। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। रमेश अपना समूह लेकर वहाँ से चला जाता है। अब आशा और मीना एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहती हैं। मीना महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है और उनको उनका अधिकार दिलाती है। एक दिन आशा मीना से कहती है, मीना, तुम्हारी कामयाबी के लिए मालकिन भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी मैं। हमें उनका धन्यवाद करने जाना चाहिए। तभी सुनीता वहाँ आ जाती है। मीना, आज तुम इतनी अच्छी पोस्ट पर पहुँच गई हो। मुझे तुम्हें इस पोस्ट पर देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारा फोटो मैंने अखबार में देखा था और मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ तुम्हारे लिए। मैं पहले से ही जानती थी कि तुम ऐसा कुछ बड़ा काम करोगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है आंटी। अगर आप हमें बुरे वक्त में साथ न देती तो आज हम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए होते। न जाने हम दोनों के साथ क्या क्या हुआ होता। वो तो आप ही हैं जिन्होंने हमें आश्रय दिया। आप दोनों से एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? बोलिए न मालकिन। मैं अपने बेटे का रिश्ता मीना से कराना चाहती हूँ। मुझे ऐसी होनहार बहू की ही तलाश थी। मीना में वो सारे गुण हैं। इसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात होगी। आशा मीना की शादी सुनीता के बेटे से करा देती है और सब हंसी खुशी रहते हैं। भगवानपुर नामक गांव में सोहन नाम का एक अमीर आदमी रहता था, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके पास एक अच्छा घर, गाड़ी और ऐशो आराम की सारी चीजें थीं। सोहन के घर में रोज नए नए पकवान बना करते। एक दिन सोहन अपने बावर्ची से, देखो, आज मेरी शादी की सालगिरह है, तो शाम को बहुत ही लजीज पकवान बनाना, और हाँ, पकवान थोड़ा ज्यादा बनाना। ओके साहब। सोहन के घर में 3 ही लोग थे। एक सोहन, उसकी बीवी और उसका छोटा बच्चा। बावर्ची मन ही मन सोचता है, 3 लोगों के लिए इतना ज्यादा खाना लगता है क्या? साहब पगला गए हैं। वैसे भी मुझे क्या करना, मेरा पैसा थोड़ी जा रहा है, मैं तो बना दूंगा। इतना कहकर बावर्ची काम शुरू करता है और रात के लिए ढेर सारे पकवान बना देता है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और सालगिरह का खाना शुरू हो जाता है। सब लोग खाना खा लेते हैं और ढेर सारा खाना बच जाता है। सोहन अपने नौकर से, अरे छोटू, यह बचा हुआ खाना बाहर जाकर फेंक दो। मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। छोटू बचा हुआ खाना पैक करके बाहर की ओर निकलता है, लेकिन वो खाने को फेंकता नहीं। कुछ दूर जाकर छोटू कुछ बच्चों को आवाज देता है, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो सब? जल्दी बाहर आओ, मैं तुम सबके लिए अच्छे अच्छे लजीज पकवान लाया हूँ। बच्चे पकवान देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बेटा छोटू, तू ये सब हमारे लिए मत लाया कर। हम गरीब लोग हैं, हमारी हैसियत यह सब खाने की नहीं है। अरे चाचा, जब तक तुम्हारा छोटू जिंदा है तब तक तुम्हें खाने की कोई टेंशन नहीं होगी। जब तक मैं हूँ तब तक आपको रोज खाना मिलेगा। बेटा, भगवान तुझे बहुत लंबी उम्र दे। तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। छोटू वहाँ से निकल पड़ता है और ये सिलसिला रोज चलता रहता है। एक दिन सोहन खाना खाने के बाद टहलने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है, तो वो देखता है कि सोहन खाना पैक करके ले जा रहा है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोहन का पीछा करने चल पड़ता है।
कुछ दूर पहुंचकर वही बच्चे सोहन का बचा हुआ खाना खा रहे होते हैं। अच्छा बेटे छोटू, तो ये है तेरी असलियत। मैंने तुझे काम पर रखा, तुझे पैसे भी दिए, लेकिन तूने इन गरीबों को मेरे घर का खाना दिया, मेरे घर का। अरे मालिक, मुझे माफ करना। आपने मुझसे ये खाना फेंकने के लिए बोला था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना ये खाना इन गरीब बच्चों को दे दिया जाए। ये भी तो मेरी तरह ही गरीब हैं। अच्छा, मुझे सिखाएगा कि मुझे मेरे घर के खाने का क्या करना चाहिए? तुम गरीब लोग होते ही ऐसे हो। कल से मेरे घर काम के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है। एक बार सोहन किसी जरूरी काम से गांव से शहर की ओर जा रहा था। अरे सुनो, मैं जरूरी काम के लिए शहर की ओर जा रहा हूँ। आने में मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। तुम लोग खाना खा लेना। इतना कहकर सोहन अपनी कार से शहर की ओर निकल पड़ता है। कुछ दूर पहुंचकर सोहन देखता है कि उसकी कार में पेट्रोल बहुत कम है, तो वो पेट्रोल पंप ढूंढने लगता है। थोड़ी दूर जाकर उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और कार अचानक से रुक जाती है। अरे भगवान, क्या आज के दिन ही पेट्रोल खत्म होना था? बड़ी मुसीबत है यार। इतना कहकर वो आसपास पता करता है तो कोई भी पेट्रोल पंप नहीं होता। बहुत देर हो जाती है और सोहन को बड़े जोरों की भूख लगने लगती है, तो वो अपनी जेब पर हाथ डालकर देखता है। उसका पैसा कहीं गिर गया होता है। वो बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते। सोहन परेशान होकर, ओह, आज मेरे पैसे भी खो गए। इसका मतलब सारी मुसीबत मेरे ऊपर आज ही आनी है। आज तो किस्मत ही खराब है। बहुत देर हो जाती है, लेकिन ना ही कोई सोहन की मदद के लिए रुकता है और ना ही उसे खाना मिल पाता है। वो भूख से तड़प रहा होता है। तभी अचानक वहाँ एक गरीब आदमी हाथ में 2 रोटी और उसमें थोड़ी सी सब्जी लेकर सोहन के पास ही बैठ जाता है। ओ बेटा, मेरे पास 2 रोटी है, क्या तुम 1 रोटी खाओगे? ये देखकर सोहन बहुत ही भावुक हो जाता है और वो सोचता है कि मैं बहुत ही घटिया आदमी हूँ। मैंने जिन गरीब लोगों से झूठा खाना खाने के ऊपर इतना गुस्सा किया, आज वही लोग मेरी मदद के लिए आ रहे हैं। सोहन भावुक होकर गरीब बूढ़े व्यक्ति के साथ 1 रोटी खाता है और तब जाकर उसे कहीं अच्छा महसूस होता है। तभी वहाँ पर एक कार आती है और सोहन की मदद को वो तैयार हो जाते हैं। सोहन अपने गांव पहुंचकर सीधा गरीब बच्चों की बस्ती में जाता है। सोहन दुखी होकर, बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन तुम लोगों को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ, मैं गलत था। आज मैंने तुम लोगों के लिए अपने घर में पार्टी रखी है। सोहन उन सभी बच्चों को अपने घर ले जाता है और उन्हें भरपेट स्वादिष्ट पकवान खिलाता है। तब से उस गांव में गरीब बच्चे और सोहन खुशी खुशी प्यार के साथ रहने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए।